बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिस्टमैटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनोमिक स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स में हमने स्टडी करना है टेक्सोनोमिक कलेक्शंस को, टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन को, टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन को, टेक्सोनोमिक प्रिजर्वेशन को, टेक्सोनोमिक पब्लिकेशंस को। इन तमाम को कलेक्टिवली टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स का नेम दिया जाता है। आज हमने बात करनी है टेक्सोनोमिक कलेक्शंस की। टेक्सोनोमिक कलेक्शन बेसिकली ऐसे स्पेसिमन की कलेक्शन होती है जिनके ऊपर साइंटिस्ट डिटेल स्टडी करते हैं। स्पेसिमन्स में प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, साइंटिस्ट कुछ सैंपल लेते हैं और फिर उन पे डिटेल स्टडी करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है और फिर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। प्रॉपरली उनको उनके ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है ताकि जितनी भी ये टेक्सोनोमिक स्टडीज़ हैं ये बहुत ईजी वे में हो सकें। और टेक्सोनोमिक कलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये कलेक्शंस कहीं से भी ली जा सकती हैं, लाइक म्यूज़ियम से ले सकते हैं आप, या फिर ये सैंपल्स जो हैं ये किसी एक्सपर्ट से ले सकते हैं, या फिर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से भी ये सैंपल्स यानी ये कलेक्शंस ली जा सकती हैं। टेक्सोनोमिक कलेक्शंस जो होते हैं बेसिकली ये रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में, और ये इसी तरह नेसेसरी होते हैं जैसे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स नेसेसरी होती हैं जो कि कंटिन्यूसली यूज़ नहीं हो रही होती लेकिन वो अवेलेबल होती हैं जब भी उनकी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह ये जो टेक्सोनोमिक कलेक्शंस हैं ये कंटिन्यूसली यूज़ नहीं हो रही होती लेकिन जब भी इनकी ज़रूरत होती है ये अवेलेबल होती हैं और ये टेक्सोनोमिक रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ कलेक्शन की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 टाइप्स की हमने 1 बाय 1 बात करनी है। ड्राई कलेक्शंस की, वेट कलेक्शंस की, लो टेम्परेचर कलेक्शन की और माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस की। सबसे पहले हमने बात करनी है ड्राई कलेक्शंस की। ड्राई कलेक्शन में ऐसे स्पेसिमन रखे जाते हैं जो कि ड्राई स्टेट के अंदर जिन्हें प्रिजर्व किया जा सके। ड्राई कलेक्शंस में कोई भी लिक्विड वगैरह यूज़ नहीं होता। जो ड्राई कलेक्शन के लिए हम स्पेसिमन्स लेते हैं उनके लिए कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं। अगर वो जो स्पेसिमन हम ले रहे हैं उन फैक्टर्स को फॉलो कर रहे हों तो फिर उन्हें ड्राई कलेक्शन में रखा जाता है, अदरवाइज़ उन्हें किसी दूसरी कलेक्शन के अंदर जिसमें वो सूटेबल हो उसमें रखा जाता है। अब हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को या स्पेसिमन्स को ड्राई कलेक्शन में रखने के लिए। इसमें से सबसे पहले हमने देखना है रिजिडिटी को और फिर कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमन्स हमने लिए जाते हैं अगर उनकी रिजिडिटी जो है, स्टिफनेस जो है, वो ड्राई कलेक्शन में रखते वक्त मुतासिर ना हो रही हो, यानी कि जितने भी उनके दूसरे उनकी तरह के सेम ऑर्गेनिज्म या सेम स्पेसिमन रह रहे हैं इन्वायरमेंट में उनकी तरह की ही हो, तो फिर हम उन्हें ड्राई कलेक्शंस के अंदर ही रखते हैं क्योंकि उनकी रिजिडिटी भी सेम है अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इस तरह जितनी भी ये रिसर्च होगी उसके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट आएंगे और टेक्सोनोमिक स्टडीज़ जो हैं ये मज़ीद ईजी हो जाएंगी। रिजिडिटी में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ स्पेसिमन्स ऐसे होते हैं जो कि टॉलरेट कर लेते हैं रिजिडिटी को, यानी कि मुतासिर नहीं होती। इसमें एग्जांपल स्टारफिश की आती है और ये जो स्पेसिमन्स हैं ये सूटेबल होते हैं ड्राई प्रिजर्वेशंस के लिए क्योंकि ये विदाउट फ्लूइड ये रह सकते हैं, प्रिजर्व हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। तो इसमें जो स्पेसिमेन हमने लिया होता है उसका कलर देखा जाता है, उसका स्केलेटल देखा जाता है और फिर सरफेस डिटेल्स यानी कि उसके फीचर्स वगैरह अगर उसके ऊपर कोई स्केल्स वगैरह हैं तो वो देखे जाते हैं। अगर ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये ड्राई कलेक्शन के अंदर रखते वक्त मुतासिर ना हो, यानी कि जो इनके दूसरे इनके साथ के ऑर्गेनिज्म हैं उनके जैसे ही रहें, क्योंकि हमने तो कोई एक सैंपल लिया होता है ताकि हम जितने भी उसके साथ के उसके रिलेटेड दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी स्टडी हो सके। तो अगर ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये ना मुतासिर हो रहे हैं तो फिर हम इन्हें ड्राई कलेक्शंस के अंदर ही स्पेसिमन्स को रखते हैं।
स्पेसिफिक करैक्टर्स में हमने एग्जांपल की बात करनी है तो बटरफ्लाइज आती हैं, क्योंकि बटरफ्लाइज को अगर हम ड्राई कलेक्शन में रखते हैं तो उनका जो कलर वगैरह है वो भी सेम रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें ड्राई कलेक्शन में रखा जाता है। और फिर इसी तरह से स्केलेटल पार्ट्स जो हैं वो भी मुतासिर नहीं होते, और सरफेस डिटेल्स हैं जो जब हम कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म और ड्राई प्रिजर्वेशंस करते हैं तो ये भी सेम रहते हैं, लाइक इनके जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। और इनकी जो स्टिफनेस है, जो रिजिडिटी है, वो भी मुतासिर नहीं होती, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं ड्राई कलेक्शंस के लिए। किसी भी फ्लूइड वगैरह की इनको ज़रूरत नहीं होती कि इनको प्रिजर्व किया जाए किसी फ्लूइड में, ताकि ये जो है ये अपनी सेम कंडीशन में ही रह सकें और जो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दे सकें हमें टेक्सोनोमिक रिसर्च में। नेक्स्ट हमने बात करनी है वेट कलेक्शंस की। तो वेट कलेक्शंस नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कुछ फ्लूइड्स वगैरह यूज़ होते हैं, लाइक अल्कोहल वगैरह यूज़ होती है स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है ताकि जो टेक्सोनोमिक स्टडीज़ हैं ये प्रॉपरली हो सकें। तो वेट कलेक्शंस में जो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं स्पेसिमेंस की, तो ये जो है वेट कलेक्शंस ये प्रिजर्व करती हैं डिकम्पोजिशन को, यानी कि डिटीरियोरेशन को, और ये कन्वीनियंस के लिए यूज़ होते हैं। और ये जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं इनकी कंप्लीट स्टडी की जाती है वेट कलेक्शंस में स्पेसिमेंस को रख के, और ये वैरायटी ऑफ पर्पसेस होते हैं, इसके वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं, जिसके लिए ये वेट कलेक्शंस जो हैं ये बहुत अहम होती हैं। वेट कलेक्शंस में जो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं उनके कलर फेड होने का ख़तरा नहीं होता, कि अगर हम इन्हें किसी लिक्विड में फ्लूइड में रखेंगे तो इनका जो कलर है वो उनके दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो हम फ्लूइड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेंस रखते हैं उनका कलर एज इट इज़ रहता है जैसे उन्हें इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया गया था। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और फिर जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो तमाम इजीली स्टडी किए जा सकते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ रहते हैं उस फ्लूइड के अंदर भी जैसे वो इन्वायरमेंट में दूसरे उनके ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। अब हमने बात करनी है बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो स्पेसिमेंस होते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है लो टेम्परेचर्स के ऊपर। तो इसमें भी सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी प्रॉपर स्टडी की जाती है, और इसमें हर ऑर्गेनिज्म जो कि वियाबल स्टेट में होता है, ऐसी स्टेट है ये जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ये ज़िंदा भी रह सकता है और ग्रो भी कर सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, लेकिन लो टेम्परेचर्स के ऊपर। एग्जांपल इसमें आती हैं ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स की। इसमें होल ब्लड भी हो सकता है, सीरम, प्लाज्मा या एंटीसीरा भी हो सकता है। ये तमाम जो हैं ये भी लो टेम्परेचर के ऊपर इनकी स्टडीज़ होती हैं, इनकी कलेक्शंस होती हैं। सीमन है इसकी एग्जांपल, विनोम है, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजिस, प्लाज्मिड्स, एनिमल टिश्यू, वायरसेस, क्लोन जीनोम्स वगैरह भी आते हैं इसके अंदर, जिनकी इन तमाम की स्टडीज़ जो है ये लो टेम्परेचर कलेक्शंस पे होती हैं, या इनको लो टेम्परेचर कलेक्शंस बोला जाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शंस हैं, अगर इसमें टेम्परेचर हाई किया जाए तो ये जितने भी हमें रिसर्च के अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होगी। इसलिए ये जो है इनकी प्रॉपर स्टडी सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर के ऊपर ही हो सकती है, इसलिए इनको रखा गया है बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शंस के अंदर, और इन्हें इसी तरह लो टेम्परेचर पे ही प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस। तो इसमें जो हम स्पेसिमेंस लेते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस होती हैं, यानी कि उनकी डिटेल स्टडी की जाती है। डीएनए एक्सट्रैक्शन, बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए ये माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस होती हैं बेसिकली। इसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन स्टडीज़ होती हैं, हिस्टोलॉजी की स्टडीज़ होती हैं, कैरियोलॉजी स्टडीज़ होती हैं, और स्केल स्टडीज़ ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, और जेनेटिलिया वगैरह की स्टडीज़ होती हैं। ये बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस जो हैं ये बेसिकली इन फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि जितनी भी ये
स्टडीज़ हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही मुमकिन है, क्योंकि इसमें हिस्टोलॉजी वगैरह आती हैं। तो ये हिस्टोलॉजी से लेकर जेनिटिलिया तक इन तमाम कलेक्शंस को एनकेलरी कलेक्शंस भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शंस जो हैं ये वैसे तो हर फील्ड में की जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं एंटोमोलॉजी के अंदर, माइकोलॉजी के और पैरासाइटोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स या स्पेसिमन्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा भी होता है, जिस वजह से ये माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हें इजीली रख के देखा जा सकता है और इनकी प्रॉपर डिटेल ली जा सकती हैं। अब हमने बात करनी है इम्पोर्टेंस या वैल्यू ऑफ टेक्सोनोमिक कलेक्शंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि स्टार्ट में बात की थी कि जो कलेक्शंस हैं वो हम म्यूज़ियम से भी ले सकते हैं। तो म्यूज़ियम्स जो होते हैं ये एक ऐसी प्लेस होते हैं जहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को भी प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ अगर वैसे तो माहौल में ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन म्यूज़ियम में चूँकि मौजूद हैं और अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े उन स्पीशीज़ को स्टडी करने की, तो ये वहाँ से टेक्सोनोमिक कलेक्शंस जो हैं वो ईज़िली कलेक्ट की जा सकती हैं और फिर उनके ऊपर रिसर्च हो सकती है। तो स्पेसिमेंस जो होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेशल हिस्टोरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि वो किसी स्पेशल हिस्टोरिकल इवेंट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो उन इवेंट्स को स्टडीज़ करने के लिए या फिर उस स्पेसिमन को कि वो किस किस्म का स्पेसिमन था जो तब मौजूद था और उसकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए भी ये टेक्सोनोमिक कलेक्शंस बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। कुछ स्पेसिमेंस ऐसे होते हैं जो कि रेयरली फाउंड होते हैं इन एनी कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन के अंदर वो रेयरली पाए जाते हैं। तो ऐसे कलेक्शन जो स्पेसिमेंस हैं उनकी भी बायोलॉजिकल या टेक्सोनोमिक कलेक्शन की जाती हैं ताकि उनको भी प्रॉपरली स्टडी किया जा सके। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं वर्ल्ड में जो कि जियोग्राफिकली इनएक्सेसिबल हैं, तो वहाँ से जो स्पेसिमेंस लेके स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ से कुछ ना कुछ स्पेसिमेंस लेके पहले ही म्यूज़ियम में प्रिजर्व किए जा चुके होते हैं और वो म्यूज़ियम में मौजूद होते हैं। तो वहाँ से वो ऐसे एरियाज़ जो कि इनएक्सेसिबल होते हैं जियोग्राफिकली, फिर उनके स्पेसिमेंस मौजूद होते हैं म्यूज़ियम्स के अंदर, तो वहाँ से उन स्पेसिमेंस को लिया जाता है और उन एरियाज़ जो कि जियोग्राफिकली इनएक्सेसिबल हैं वहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म हैं उनकी स्टडी भी इस तरह से मुमकिन है। कोई भी डियर स्टूडेंट्स ऐसा मटेरियल हो जो कि पब्लिश रिसर्च के अंदर जिसको बेसिस के तौर पे यूज़ किया जा सके, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पब्लिश रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन होता है टेक्सोनोमिक कलेक्शंस के ज़रिए कि उसे हम वहाँ से म्यूज़ियम से या किसी एक्सपर्ट से या किसी इंस्टीट्यूशन से उसे कलेक्ट कर लें और फिर उसे अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है टेक्सोनोमिक कलेक्शन का पार्ट 2, जिसमें हमने स्टडी करना है इसके मेथड्स को और फिर उसके रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा को कि किस तरह से डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।